के लिए फिर रिपीट करते हैं। IAS 23 डील करता है आपकी बोरोइंग कॉस्ट को। बोरोइंग कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स, एक बेटे आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, जब हम कर्जा वर्जा लेते हैं एक ट्रांजैक्शन इंकर्ड होती है, इसको कंप्लीट करने के जितने लीगल चार्जेस, जितने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, जितने ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं उनको एक्यूमुलेटिवली मैंने क्या नाम दिया है, मैंने इसको नाम दिया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर अरेंजिंग बोरोइंग। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, आपके ब्रोकरेज के चार्जेस, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। इसलिए हम इसे बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं कहते। हम जनाब इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं, अब तक तो हमें यही मालूम था ITA पढ़ के कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनता है। अगर पेड है तो दूसरा इफेक्ट कैश, और अगर पेएबल है तो दूसरा इफेक्ट क्या है, करंट लायबिलिटी। हम जनाब इस चैप्टर में सीखेंगे कि बोरोइंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज होगी, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में कब ऐड होगी। तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि इफ यू हैव बोरोड फॉर द क्वालिफाइंग एसेट्स, तो फिर इंटरेस्ट के एक्सपेंस को हम कैपिटलाइज करेंगे। कितना एक्सपेंस ये भी बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले डिफाइन करते हैं कि ये क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं। वो एसेट्स जो क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, इस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने के लिए, और उसको स्टैंडर्ड कहते हैं वो एसेट जिनको कंप्लीट होने के लिए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, वो जल्द ही अवेलेबल फॉर यूज या अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन वो किस किस पे करता है, वो सारे एसेट्स पे करता है, करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से आपने पढ़े में, जिसपे एप्लीकेशन IAS 16 की होती है PPE, आपका IP जिसपे एप्लीकेशन होती है IAS 40 की। इसके अलावा आपके इनटेंजिबल एसेट्स, ये दोनों कौन से एसेट्स हैं, टेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट के लिए होता है स्टैंडर्ड नंबर 38। इसके अलावा इन्वेंट्री, जिसके लिए आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है IAS 2। इन्वेंट्री को कंप्लीट होने के लिए अगर ज्यादा टाइम चाहिए है तो वो भी फिर क्वालिफाइंग एसेट की लिस्ट में शामिल होगा। क्या मेरी बात को फॉलो किया? लेकिन अगर कोई नॉन करंट एसेट है, चाहे टेंजिबल है या इनटेंजिबल है या करंट एसेट है, soon is going to complete, soon is available for use या for sale, इन्वेंट्री को बेचना है, नॉन करंट एसेट को यूज करना है, और वो जल्द ही आपके पास अब या तो वो रेडी हो चुके, कंस्ट्रक्ट हो चुके, कंप्लीट हो चुके, या नियर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे, वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होंगे। उन एसेट्स के अंगेंस्ट में अगर हम कर्जा लेंगे, उसकी बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। पहले मुझे बताइए, यहां तक बात समझ में आई? ओके। अगली बात, एक स्टेप आगे चलते हैं। ये थ्योरेटिकली सारी चीजें समझनी है पहले जरूरी, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जा सकते हैं। मजे का चैप्टर है। कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट करनी है, कहते हैं कैपिटलाइजेशन हमने कब स्टार्ट करनी है और कैपिटलाइजेशन को एंड कब करना है। कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता है। कहता है कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी, उसके लिए बेटा जी कीप इन माइंड कि बोरोइंग दो तरह की होती है। बोरोइंग बेटा जी दो तरह की होती है, एक आपके पास स्पेसिफिक होती है और एक आपके पास जनरल होती है। स्पेसिफिक जो स्पेशल है, आप कोई क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए आपने स्पेसिफिकली लोन लिया है, तो वो कौन सी बोरोइंग होगी, स्पेसिफिक। ऐसी सिचुएशन में आपने क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट के लिए स्पेसिफिकली बोरिंग की है, तो सारी की सारी बोरिंग कॉस्ट उस स्पेसिफिक एसेट को आप चार्ज कर दोगे। जनरल बोरिंग कौन सी है, हम नॉर्मली कर्जा लेते रहते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास कर्जा आता है।
और वो जो पैसा आता है वो किसी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा नहीं लिया, वो जो पैसा आया डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग से, उसको आपने मैनी ट्रांजैक्शंस के लिए, मैनी एक्टिविटीज के लिए यू हैव टू यूज। फिर वो क्या, कौन सी बोरिंग कहलाएगी? जनरल, जो कॉमन है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में देखो बेटे, स्पेसिफिक बोरिंग है या जनरल बोरिंग है, इनके एंगेज में बोरिंग कॉस्ट तो है। स्पेसिफिक बोरिंग के एंगेज में कॉस्ट को क्या करेंगे, सारी की सारी हम उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को चार्ज कर देंगे। जनरल बोरिंग का क्या करेंगे, मेरे पास 10 मिलियन की जनरल बोरिंग थी और इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आउट ऑफ 10 मिलियन मैंने 4 मिलियन यूज करना है, तो जनरल बोरिंग जो कॉस्ट होगी उसका सिर्फ 40% मैंने क्वालिफाइंग एसेट को चार्ज करना है। तो जनरल बोरिंग कॉस्ट कितनी चार्ज होगी उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डिपेंड करता है कि जनरल बोरिंग से जो आपके पास पैसे आ रहे हैं वो कितने % इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर रहे हो। इज इट क्लियर? चलो, अब जो बातें कहीं आपको याद हो जाएं, जो मैंने लिखकर आपको फॉरवर्ड किया है, हम उसको रीड आउट करते हैं, रिपीट भी हो जाएगा और स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के साथ भी आप वेल फैमिलियर हो जाओगे। फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं बेटे, सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या कुछ आपने इंक्लूड करना है। एक तो सबसे मेजर कंपोनेंट आपका है कौन सा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और जो दूसरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ब्रोकर चार्जेस हैं, उसको मैंने यहां नाम क्या दे दिया, अरेंजमेंट फी का। अब बोरोइंग कॉस्ट वो कहता है इंकर्ड कब होती है। देखो, अगर आपने करंट ईयर में लोन लिया है 1 मार्च और आपका बिजनेस ईयर एंड होता है 31 दिसंबर, तो इन दिस करंट ईयर आपने लोन के अमाउंट को कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, 10 मंथ्स के लिए। लोन की अमाउंट को जितने टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं उतने टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाता है। जबकि डेप्रिसिएशन में तो अपोजिट हो सकता है ना, अगर पर मंथ पॉलिसी है तो डिपेंड के डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना चार्ज होगा, डिपेंड आपने एसेट को स्पेसिफिक ईयर में कितने मंथ्स यूज किया। और अगर पर एनम पॉलिसी, हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मली पर एनम पॉलिसी होती है। इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, कोई पर एनम पॉलिसी नहीं होती। इंटरेस्ट का एक्सपेंस उतना ही इंकर्ड होता है, उतने ही टाइम पीरियड के लिए इंकर्ड होता है जितने टाइम पीरियड आपने लोन की फैसिलिटी को अवेल किया। और यही पॉइंट मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको ये बात याद रहे। लिखा हुआ है भाई, बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच अमाउंट ऑफ द लोन वाज यूज्ड, या जब तक लोन की अमाउंट को आपने यूज किया या जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होगा। हमेशा पहले टोटल इंटरेस्ट का एक्सपेंस फाइंड आउट करते हैं, बाद में उसकी डिवीजन करते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टैंडर्ड, ये मैंने 3rd स्टेप में लिख दिया। दिस स्टैंडर्ड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई which part of the borrowing cost should be capitalized and which part would be expense out in income statement। जी बेटे, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ उस लोन की कैपिटलाइज होगी जो आपने लोन लिया है फॉर क्वालिफाइंग एसेट्स। और क्वालिफाइंग एसेट्स किसको बोलते हैं वो डिफाइन किया स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में ही, और इसी तरह वो एमसीक्यूज में और पेपर में पूछेगा। एसेट्स नीडेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो अगले 2 वर्ड्स है, सब्सटेंशियल टाइम टू कंप्लीट और कंस्ट्रक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रेडीमेड नहीं ली। देखो, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ली वो तो अवेलेबल फॉर यूज है, वो फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा क्योंकि वो इज रेडी टू बी यूज। अगर आप खुद बना रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग तो उसको कंप्लीट करने के लिए सब्सटेंशियल टाइम चाहिए और उसके बाद वो अवेलेबल होगी फॉर यूज। अगर खुद बना रहे हो बिल्डिंग तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, और अगर बनी बनाई खरीद ली वो तो बेटा कंप्लीट है, उसको तो आपने इस्तेमाल करना है, तो वो फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा।
बना बनाया प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर लिया, बना बनाया इंपोर्ट कर लिया, रेडी फॉर यूज, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगा? नहीं। आपने प्लांट एंड मशीनरी के कंपोनेंट्स मंगवाए हैं, खुद असेंबल करने हैं, और असेंबल करने के लिए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चाहिए, ये क्वालिफाइंग एसेट होगा। इन्वेंट्री किसे कहते हैं? वो चीजें जिनको आपने खरीदा है बेचने के लिए, आपने खरीदा है बेचने के लिए, खरीद लिया बेचने के लिए, क्या क्वालिफाइंग एसेट है? भाई बेचने के लिए खरीदा, वो रेडी फॉर यूज थे, रेडी फॉर सेल थे। आप इन्वेंट्री खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप इन्वेंट्री खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो छोटी मोटी चीजें नहीं है कि सुबह काम शुरू किया शाम को मुकम्मल हो गया। भाई मैं चेयर बना रही हूँ, एक चेयर एक दिन में कंप्लीट हो जाती है मेरी फैक्ट्री में, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट होगा? नहीं। मेरी इन्वेंट्री क्या है? ह्यूज इन्वेंट्री। मैं एयर जेट बना रही हूँ, मैं ट्रेन्स के पार्ट्स बना रही हूँ, मैं जनाब शिप मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, बिल्डिंग बना के बेचती हूँ, ये सारी चीजें मैं बनाकर बेचती हूँ, मेरी इन्वेंट्री है। लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? हालांकि अगर बिल्डिंग तो मैंने यूज के लिए रखी हुई है, फिर कौन सी है ये? पीपीई। रेंट के लिए रखी हुई है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, आईपी बेचने के लिए रखी हुई है, इन्वेंट्री वो कुछ भी हो सकती है, डिपेंड कि वो कंप्लीट है या यू हैव टू कंप्लीट। अगर वो कहे अगले हफ्ते कंप्लीट हो जानी है, क्या ये सब्सटेंशियल टाइम है? नो। तो फिर क्या वो क्वालिफाइंग एसेट होगा? नो। बातें समझ में आई? तो इसलिए देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एसेट्स नीडेड सब्सटेंशियल टाइम to complete or construct. Self-constructed non-current asset needed substantial time to get ready for use or for sale. और इसमें क्या इंक्लूड होगा बेटा? आपकी इन्वेंट्री, आपका पीपी, आपका आईपी, आपके इंटेंजिबल एसेट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और ये चारों नहीं भी हो सकते। डिपेंड किस चीज पे करेगा? शाबाश। अगर वो कंप्लीट है बिकने के लिए या यूज होने के लिए, वो ये चारों के चारों फिर क्वालिफाइंग एसेट नहीं होंगे। और चारों अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चाहिए उनको इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए, तो तब ये चारों के चारों क्या हैं? क्वालिफाइंग एसेट। हाँ जी, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विच, पेज नंबर 2 पे आइए, विच बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। कौन सी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है? तो इसके एक एक वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक ये चीजें समझोगे नहीं, यहाँ पे आपके मेमोरी में ये फीड नहीं होंगी, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकते। एंड कीप इन माइंड, जो बातें लिखी इस पे ग्रिप कर लो, इसको याद कर लो। ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, वरना बच्चा इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है जब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालता है, बोरिंग कॉस्ट निकालता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एरियाज पे उनकी ग्रिप नहीं होती, पॉइंट्स पहले से क्लियर नहीं होते। तो हम पॉइंट्स पहले क्लियर करेंगे, स्टैंडर्ड क्या कहता है समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। बढ़ते आगे। Interest expense against loan taken would be capitalized just for that time period in which non-current asset is being constructed or completed. मैंने 1 जनवरी को कर्जा लिया और कंस्ट्रक्शन का काम मैंने, सब बात सुने गौर से, मैंने 1 जनवरी को कर्जा लिया, कंस्ट्रक्शन का काम मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, और कंस्ट्रक्शन का काम, फिर से रिपीट करो विद मी, मैंने लोन कब लिया? कंस्ट्रक्शन का काम कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल। मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 30 नवंबर, मैंने कर्जा वापस किया 31 दिसंबर। बात समझ में आई? कब लोन लिया? वापस कब किया? लोन की अमाउंट को मैंने कितने मंथ्स यूज किया? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर को मैं कर्जा वापस कर रही हूँ। लोन की अमाउंट को मैंने कितने मंथ्स यूज किया? 12 मंथ्स। इंटरेस्ट का एक्सपेंस 12 मंथ्स का ही होगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस 12 मंथ्स का ही होगा, क्योंकि मैंने 12 महीने लोन की अमाउंट को यूटिलाइज किया। आगे बढ़ो, कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड कब था, कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई? 1 अप्रैल को स्टार्ट हुई है और 30 नवंबर को वाइंड अप हुई है, कंप्लीट हो गई कंस्ट्रक्शन। कितने महीने कंस्ट्रक्शन रही? 8 मंथ्स। अब आउट ऑफ 12 मंथ्स 8 मंथ का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसने कैपिटलाइज होना है, और जो 4 मंथ्स हैं, पहले 3
और आखिरी में ही ना उसका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज नहीं होना, उसने क्या होना है, इनकम स्टेटमेंट में जाना, प्रॉफिट लॉस में जाना है, एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसको ट्रीट करना है। चलो शाबाश, बहुत अच्छे से बात समझते हो। आगे बढ़ते हैं, पहली लाइन आपको क्लियर हो गई। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द नॉन करंट एसेट इंटरेस्ट एक्सपेंस वुड बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट। अब जनाब सस्पेंशन क्या होती है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि काम रुक गया, काम कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। सस्पेंशन की दो रीजन हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात करें, आपको पता है, मतलब सबको आइडिया है, अगर छोटे भी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद परफॉर्म नहीं की, इर्द गिर्द हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं। कभी लेंटर वेंटर का नाम सुना है? जब वो लेंटर पड़ता है तो क्या करते हैं, फौरन ही आज लेंटर डाला, ऊपर काम शुरू कर दिया। इज इट पॉसिबल? उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना जरूरी है ताकि उसको वो प्रॉपरली बिल्डअप हो जाए, उसमें स्ट्रेंथ आ जाए और वो जो अपर स्टोरी है उसको सपोर्ट कर सके। ये सस्पेंशन कंपल्सरी है। नीयत खराब हो गई, माल के मकान बहुत तंग करता था, जिसका मकान बना रहे थे, मजदूर तंग आ गए, छोड़ के चले गए, ये कंपल्सरी सस्पेंशन नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और कंपल्सरी सस्पेंशन जो एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लाजमी रिक्वायर्ड थी, आप कोई भी आउटपुट, कोई भी फिनिश गुड बना रहे हो, पेंट वेंट करने के फौरन बाद पैक थोड़ी कर देते हैं, हम उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखते हैं। ये कंपल्सरी सस्पेंशन होती। कंपल्सरी सस्पेंशन के टाइम पीरियड में इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा। वैसे किसी और रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई, जिस महीने में कंस्ट्रक्शन नहीं हुई उस महीने में इंटरेस्ट के एक्सपेंस ने तो इंकर्ड होना है लेकिन कैपिटलाइज नहीं। फॉलो कर ली मेरी बात को? ओके जी, आइए इस तरफ। ड्यूरिंग सस्पेंशन, और सस्पेंशन किसे कहते हैं, स्टॉपेज ऑफ कंस्ट्रक्शन को कहते हैं, नो बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? चलो मुझे बताओ, बोरिंग कॉस्ट किन एसेट्स के अंगेंस्ट में कैपिटलाइज होगी? क्वालिफाइंग एसेट की शर्त क्या है? सब्सटेंशियल टाइम चाहिए टू कंप्लीट। वो करंट एसेट्स हो सकते हैं या नॉन करंट? वो नॉन करंट भी हो सकते हैं और करंट भी, और वो दोनों ही नहीं हो सकते। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी। जनाब कितने टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, बाद में देखते हैं किसने कैपिटलाइज होना और किसने कैपिटलाइज नहीं होना। जितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन की अमाउंट को यूटिलाइज किया, आगे बढ़िए, कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज होगा? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो रही है और अगर वो बिल्डिंग नहीं है, कोई प्लांट एंड मशीनरी, वो कंस्ट्रक्ट तो नहीं, वो कंप्लीट करोगे, उसको असेंबल करोगे, तो जब काम हो रहा है सिर्फ उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है उसने क्या होना है, कैपिटलाइज, और जो रिमेनिंग है वो इनकम स्टेटमेंट। इग्नोर नहीं करना आपने इंटरेस्ट का एक्सपेंस। आगे बढ़िए, सस्पेंशन क्या होती है? स्टॉपेज हो गई, कोई कंपल्सरी रीजन है, प्रोडक्शन की कंपल्सरी, कानून नहीं कह रहा, कोई और हंगामा हंगूमा नहीं हुआ, कंपल्सरी था वो स्टॉपेज होना, तो उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा क्या करोगे? और अगर किसी और रीजन की वजह से सस्पेंशन हुई फिर आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना। चलो यहां तक बच्चों को बात याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होनी, कब एंड होनी। वैसे ये मैंने बातें तो कर दी, कुछ मजीद इसमें पॉइंट्स हैं जो आपके स्टैंडर्ड की लैंग्वेज के हैं और ये वो पूछेगा तो हम क्लैरिफाई करते हैं। कहते हैं कैपिटलाइजेशन कब स्टार्ट होगी? व्हेन द एंटिटी मीट्स फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इनमें से जो काम पहले हो गया, इनमें से कोई भी काम पहले हो जाएगा तब से आपने उसको कैपिटलाइज करना शुरू करना। मुझे एक बात बताओ, हमने आज सोचा कल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या होता है? हमें रिसोर्सेज एक्वायर करने होते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स खरीदो, सीमेंट के बैग्स खरीदो, ये सब कुछ खरीदो। ये सब कुछ खरीदने के लिए, रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए यू नीड कैश।
कहाँ से आना है? बोरोइंग से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मली हम पहले रिसोर्सेज अरेंज करते हैं। तो जब आपने रिसोर्सेज अरेंज किए, उसके करने थे, कर्जा लिया और वो रिसोर्सेज कंपल्सरी फॉर द कंस्ट्रक्शन थे, तो आपने तब से ही बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर देना। ठीक है, तो पहली क्या है लिखा हुआ है इंकर्ड। अच्छा, एक और चीज है ये, incurred the technical and administration work, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? necessary before the commencement of construction। देखो, कंस्ट्रक्शन से पहले डिजाइनिंग चार्जेस होते हैं आर्किटेक्चर को फीस वगैरह पे करते हो, ये वो कंपल्सरी एक्सपेंसेस हैं जिनके बगैर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंपल्सरी एक्टिविटीज हैं जिनके बगैर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, और उनके लिए जो पैसा चाहिए हम एज्यूम क्या करेंगे कि हमने बोरो किया। अच्छा, अब यहां पे क्या कहता है? एक्वायर स्पेसिफिक बोरिंग। यहां मैंने आपके सामने लिखा बेटे, बोरिंग दो तरह की होती है, स्पेसिफिक एंड जनरल। जर्नल बोरिंग है तो कंस्ट्रक्शन के लिए कंपल्सरी एक्टिविटीज कब से स्टार्ट हुई? तब से जर्नल बोरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस ने कैपिटलाइज होना। अगर आपने जर्नल बोरिंग की है तो कंपल्सरी जो एक्टिविटीज हैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन, जब वो स्टार्ट हो गई तब से आपने जर्नल बोरिंग इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है। लेकिन आपने जब स्पेसिफिक बोरिंग की है, वो तो है ही स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट, वो जब आपने स्पेसिफिक बोरिंग कर ली तब से उसने कैपिटलाइज होना शुरू हो जाना। ये एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ये बात समझ में आएगी। फिर उसके अलावा क्या कहता है? एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर यूज और सेल। आपने क्या किया भाई? मैंने एक दफा, बल्कि आईटीए में आपको टीचर ने बताया होगा कि प्लांट, ह्यूज प्लांट एंड मशीनरीज जो होती हैं, उनको यूज करने से पहले हम फैक्ट्री में एक स्पेसिफिक साइट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जब मशीन्स चलती हैं, वाइब्रेट करती हैं, बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रॉपर्ली एक साइट पहले रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, जब प्रॉपर साइट, ताकि जब मशीन चले, वाइब्रेशन हो, वो बिल्डिंग को नुकसान ना दे और ह्यूमन जो है इंजरीज ना हो, इंसानों की, एम्प्लॉयज की इंजरी या उनकी लाइफ के जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, लाइफ थ्रेट्स ना हो, उनके लिए ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अगर आपने लिया है लोन, तो ये मशीन को यूज़ करने से पहले का है। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्लांट को भी आप यूज नहीं कर रहे, उसको रेडी फॉर यूज में लाने के लिए कंपल्सरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो तब भी उस टाइम पीरियड जिसमें आप ये कंपल्सरी इंस्टॉलेशन की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पीरियड का भी जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा वो क्या होगा? कैपिटलाइज। आगे बढ़ते हैं भाई। कैपिटलाइजेशन को हमने एंड कब करना है? When the ये सबसे आसान है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, कैपिटलाइजेशन भी एंड हो गई। बिल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद हम ना कुछ अपने और काम करते हैं, लुक अच्छी हो जाए, पेंट वेंट कर दो, उसकी डेकोरेशन कर दो, ऐसे काम करते हैं ना हम लोग। एक्स्ट्रा चीजें साथ में इंस्टॉल कर दो, आने से पहले सोलर सिस्टम लगवा दो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगवा दो, इसके लिए भी टाइम चाहिए। लेकिन ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के लिए कंपल्सरी एक्टिविटीज नहीं थी। जब आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज नहीं होना। ठीक है, तो क्या लिखा? रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, जो रूटीन में आपको मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हो, कोई छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं आपके एसेट्स में, डेकोरेशन हो रही हैं, इज नॉट नेसेसरी टू कंसिडर फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बोर होना शुरू हो गए हो, एक दो बातें और कर लें, फिर न्यूमेरिकल की चलो पहले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। भाई ये बच्चों को नींद आना शुरू हो गए। आइए आइए आइए, बढ़िए भाई। जब ऐसे शक्लें बना लेते हो ना, ठहर जाओ। नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं। वैसे तो शॉर्ट टाइम पीरियड हम कहते हैं उसको 1 ईयर को 12 मंथ्स, लेकिन वो लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। चलो भाई एक काम करते हैं,
पेज नंबर 28 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अब तक की जितनी हमने डिस्कशन कर ली हुई है, पेज नंबर बेटे कौन सा बोला मैंने?